Good morning, students. So today we have to continue with the lesson number 4, which we have started earlier. But before that, yesterday I gave you some questions, and I have mentioned that this is not a test. It is just for the sake of your knowledge. Okay. I gave you the questions so that you should also know how to find the answers by themselves. So I'll be discussing those questions also. But before that, I will mention the name who have sended me the answer. See, I told you that within half an hour you have to sort out that questions and you have to send me the answer copy. So I got the answers from Talif Khan, Noor Bano, Divyanshi, Radhika, Sneha, Poonam Soni, मैत्री, दिया, बगड़िया। और भी अगर कोई बच्चा रह गए तो कुछ बच्चों ने और दी थी। अगर किसी का फ़ोन नंबर है, नाम नहीं है, तो उनका नाम मैंने मेंशन नहीं किया। बट दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर रेगुलरली सेंडिंग मी होमवर्क। सो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल? ओके, आई वांट टू नो दैट कि कुछ बच्चे आंसर्स भेज रहे हैं, टेस्ट रेगुलरली कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल? तो जो बच्चे भी क्लासेस देख रहे हैं, प्लीज़ बी रेगुलर। नाउ वन मोर थिंग कि कुछ बच्चों की मैसेज आ रही है कि मैम आपकी राइटिंग हमको समझ में नहीं आ रही। तो बेटा कोई बात नहीं आ रही तो आप वो काम ना करें। आई अंडरस्टैंड, थोड़ी सी हो सकता है आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आए। सो व्हाट वी विल डू, आपको जो भी समझ में नहीं आता है कोई इशू नहीं है, आप वो शब्द या तो पेंसिल से वहाँ मार्क कर दीजिए और उसको आप छोड़ दीजिए। तो जब भी हम कभी मिलेंगे, ऑब्वियसली कभी ना कभी मिलेंगे, तब हम उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप इन बातों के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कहीं कॉर्नर में लिख के रखें कि मैम से हमें ये पूछना है। तो विद दिस नोट आई डिस्कस दोज 4 क्वेश्चंस। यस्टरडे आई गेव यू 4 क्वेश्चंस, और वो मैं इसलिए देना चाहती थी, मैंने टाइम लिमिट भी दिया था कि आपको आधे घंटे में ही करने हैं। इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सिर्फ हम पीछे के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं, सो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। यू विल बी मूविंग ऑन टू 9th क्लास, 10th क्लास, तो वहाँ पे बेटा कहीं से भी क्वेश्चन बनता है, तो अब हमें उस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पीछे के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं, बट यू नो इन हायर क्लासेस दिस इज़ नॉट इनफ। तो व्हाट आई वांट कि आपको पूरी बुक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर दैट सेक आई गेव यू द क्वेश्चन आंसर्स, एंड सम चिल्ड्रन आस्क्ड मी दैट मैम हाउ व्हेन यू विल गिव मार्क्स, सो आई हैव मेंशन्ड इट्स नॉट अ टेस्ट। Okay, now I'll be discussing those 4 questions which I have given yesterday. तो एक बार आप उसको क्रॉस चेक करेंगे। That was just for the sake of revision. मैं अभी आपको आंसर्स, जिन बच्चों ने आंसर्स भेजे हैं, मैं अभी आपको समझा रही हूँ। आप उनको जो 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आंसर समझ के उनको फेयर कॉपी में करेंगे। आप खुद आंसर बनाना लिखना सीखेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज मेंशन 2 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सो वेरी इजी कि फूड प्रिजर्वेशन है, इसके 2 तरीके आपको बताने हैं। आप कोई से भी बता सकते थे कि जो सॉल्टिंग होता है, एडिंग शुगर होता है, पेस्चराइजेशन होता है, बॉइलिंग होता है, डीप फ्रीजिंग होता है, आपको कोई भी 2 मेथड बताने थे। ओके, सो दिस वाज अ फर्स्ट क्वेश्चन, इट वाज डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, कि आपको जो बुक में मेंशन है, आई जस्ट सी द पेज नंबर एज वेल। लेसन नंबर 2, two methods of food preservation. So on page number 26 we have this topic food preservation. So you can write dehydration. What is dehydration? जहाँ पे हम चीज़ों को सुखा देते हैं। आप घर में देखेंगे, आप कभी आपकी मम्मी आमचूर बनाती है, अभी केरी आती है, तो हम उसको क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट मतलब चीज़ों को हम धूप में सुखाते हैं। आपके घर में जितने भी हम जो फूड ग्रेन्स रखते हैं, धूप में सुखाने से क्या होगा, उनका पूरा मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। तो जब मॉइस्चर नहीं होगा तो बैक्टीरिया का माइक्रोबियल बिल्डअप नहीं होगा। देन बाय सॉल्टिंग एंड शुगर, दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर मेथड। आपके घर में जो जैम्स बनते हैं, पिकल्स बनते हैं, यू नो अगर आप बाजार का भी जैम और पिकल खाते हैं, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा होता है, बिकॉज सॉल्ट एंड शुगर एक्ट्स एज नेचुरल प्रिजर्वेटिव। देन पिकलिंग, पिकलिंग मीन्स इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए आज हम घर में बहुत सारी केरी ले आए, केरी का अचार तो हम बनाते ही हैं इस मौसम में, या सोचेंगे कि आज पापा बहुत सारे नींबू ले आए, या फिर बीट रूट ले आए, गाजर ले आए, मूली ले आए, तो बहुत सारी तो हम 1-2 दिन में कंज्यूम नहीं कर सकते। सो द आइडियल मेथड इज कि हम उस वेजिटेबल का, उस फ्रूट का हम पिकल बना देते हैं। पिकल मतलब अचार। अचार में क्या होता है, नमक और कुछ मसाला होता है। सो दिस सॉल्ट एक्ट्स एज प्रिजर्वेटिव, और जो खाना आप 1-2 दिन में कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, उसको आप कई दिनों तक खा सकते हैं। ओके, स्मोकिंग, स्मोकिंग एज इन
It is used for dehydration of food items such as meat, fish. In this process, small pieces of meats are first rubbed with salt and then hung from ceiling to keep on wooden rafters. These pieces are then dehydrated with the heat and fire lit below. Okay, स्मोकिंग मतलब ये जो मीट है, फिश है, आप देखते हैं बेटा ये अब यहाँ राजस्थान में तो फिशेस वगैरह नहीं है, नदियाँ नहीं हैं, तो बाहर से फिशेस आ रही हैं, तो अगर ये इतने दिन में तो आपको पता है स्मेल करेंगी, रॉट करेंगी, तो इनको क्या करते हैं, पहले डिहाइड्रेट करते हैं, इनको सुखाते हैं, फिर इन पर कुछ सॉल्ट्स और मसाला लगा के इनको थोड़ा सा रोस्ट करते हैं, इनके ऊपर से हीट पास करते हैं. देन कैनिंग मतलब ये जो डब्बा बंद खाना आता है, आप देखेंगे जो फॉरेनर्स होते हैं वो जनरली पैकेट फूड या बॉक्सेस में जो फ्रूट्स वगैरह सब कटे हुए आते हैं उसको कैनिंग कहते हैं. तो उसमें क्या करते हैं, जैसे आपकी एप्पल है उसको चॉप कर दिया, फ्रूट्स को चॉप करके शुगर सिरप में डाल देते हैं, तो शुगर नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है. और फिर पेस्चराइजेशन. सो दिस इज माई सेकेंड क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन वॉज दैट एक्सप्लेन पेस्चराइजेशन. व्हाट इज पेस्चराइजेशन? पेस्चराइजेशन क्या होता है बेटा? मिल्क इज प्रिजर्व बाय दिस मेथड विद द फर्स्ट द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 degrees C for 15 to 30 seconds to kill bacteria. Next, it is cooled very fast to prevent bacteria from growing. Okay. It is finally stored at low temperature. This method of preservation is called pasteurization. तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि आपको टू मेथड्स, यू हैव टू मेंशन टू मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. इन दैट यू कैन सी दिस इज वेरी इजी. हम हमारे घरों में भी करते हैं. देखो कुछ चीज़ें लर्न करने की होती है, कुछ चीज़ों को आप डे टू डे लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया घर में मम्मी है, दादी है, नानी है, छत पे सुखाती हैं चीज़ें. आपके घर में पापड़ होता है वो सूखा होता है. तो कुछ चीज़ें जो आप अपनी डे टू, साइंस इज समथिंग यू शुड रिलेट टू योर डे टू डे लाइफ. ओके, सो यू कैन लाइक डिहाइड्रेशन, pasteurization, salting, pickling. These are common methods. Second question was what is pasteurization? So again on page number 27 you have direct answer. Pasteurization, देखिए बेटा ये जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं आपके जो घर में पैकेट मिल्क, यहाँ पे तो इतना पॉपुलर नहीं है, मगर मेट्रोज में, सिटीज़ में what people do, they consume the bottled milk और पैकेट मिल्क. ओके, सो वॉट दे डू, पहले उस दूध को बहुत तेज़ी से बहुत गर्म किया जाता है अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 से 20 मिनट के लिए. फिर उसको अचानक से ठंडा किया जाता है. एक तो देखो अगर आप दूध गर्म करेंगे आप उसको रख दीजिए, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा. बट इन द मेथड ऑफ पेस्चराइजेशन फर्स्ट द मिल्क इज हीटेड टिल इट्स बॉइलिंग पॉइंट, देन इट इज़ कूल सडनली. तो एकदम से जब इसको ठंडा किया जाता है डीप फ्रीजिंग में, तो क्या होता है, इनमें बैक्टीरिया बिल्डअप नहीं होता है. ओके, सो दिस वॉज योर सेकेंड क्वेश्चन. जिन बच्चों ने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं वेरी गुड, तो वो अपने खुद के लिए क्लैप करेंगे, बहुत अच्छी बात है बेटा. जिन्होंने नहीं की है वो आज कोशिश करें. प्लीज़ ऐसे मत सोचो मैम कराएगी, मैम लिखाएगी. लर्न टू राइट योरसेल्फ ऑल्सो. ओके, देन द थर्ड क्वेश्चन वॉज राइट टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे टू टाइप के बैक्टीरियाज कौन से होते हैं? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक. ओके, ऑटोट्रॉफ्स व्हिच मेक देयर ओन फूड, फॉर एग्जांपल these plants and some bacteria, euglena, and heterotrophic which are dependent on others for their food sources. So simple as that. On the basis of mode of nutrition, देखो बैक्टीरिया को हम कई कैटेगरीज में बांट सकते हैं. ओके, उनकी शेप्स पे, साइज पे, अक्यूरेंस पे. यहाँ पे हमें बैक्टीरिया को डिवाइड करना है ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो देयर आर टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक. अगेन दिस क्वेश्चन इज गिवन हियर. So the third question on page number 2020, the first column, here we have the first column and it's written here nutrition, bacteria ka nutrition, and on the basis of nutrition bacteria are of two types which can synthesize their own food, they will fall into the autotrophic category, and which are dependent on others for their nutrition, they will fall into the heterotrophic. Now the fourth question was on the basis of mode of reproduction. Okay, no, the fourth question was what is the mode of reproduction of amoeba, and you have to draw a diagram also. तो ये important है. It's here on page number 23. Page number 23. I hope this is the only question that you have to describe the mode of reproduction of amoeba. So amoeba divides by binary fission. Page number 23. This one is the question. Okay. The fourth question lies here.
मैंने आपसे पूछा था कि अमीबा जो कि एक प्रोटोजोन है उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एंड यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो। एक बात और ध्यान रखेंगे आप, हायर क्लासेस में भी चाहे बोला या ना बोला गया हो, आपको साइंस में डायग्राम बनाना है। ओके, ज़्यादा डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कलरिंग कर रहे हैं। अ डायग्राम मीन्स अगर जिसको डायग्राम आता है वो थ्योरी लिख सकता है, क्योंकि अब 9th में 10th में डायग्राम के बिना साइंस का आंसर अधूरा होता है हमेशा। तो जैसे मैंने आपसे पूछा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है अमीबा का, तो ये तो आपको बताना है। इस बार मैंने लिख के दिया है कि प्लीज़ ड्रॉ डायग्राम। नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट होगा, अगर मैं नहीं भी बोलती हूँ ड्रॉ डायग्राम, you have to draw the diagram. Okay, so this is the question you have to understand, that we have to discuss the mode of nutrition, mode of reproduction of amoeba या फिर प्रोटोजोन्स। देखेंगे बेटा, अब इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हाई क्लासेस में डिटेल में है हर एक प्रोटोजोन का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट दिस अमीबा अगेन you will study in your 10th. The same question, see, there is a link here. When you move into higher classes, the same question will be asked again and again, but the level of difficulty, the level will be upgraded. So what happens? Amoeba reproduce by binary fission. Binary means होता है 2. आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं 0 1। कंप्यूटर 2 शब्दों पे काम करता है, 0 1 जो इसकी कोड इसको समझ में आती है। ओके, सो व्हाट हैपन्स, बाइनरी वर्ड का मतलब होता है 2, फिशन मतलब टूटना। ओके, फिशन और फ्यूजन 2 वर्ड्स हैं। फिशन मीन्स टू ब्रेक डाउन एंड फ्यूजन मीन्स टू फ्यूज। फ्यूज मतलब जुड़ना, टू गेट जॉइन। ओके, ये जो आपके एटम बॉम्ब्स हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिशन एंड फ्यूजन। ओके, विच यू विल स्टडी इन योर फिजिक्स। सो व्हाट हैपेंस, सपोज दिस इज अमीबा, this is amoeba. Okay, now it will divide into 2 daughter cells. I'm writing it here. Suppose this is the animal amoeba. Okay, आप पानी में अगर कहीं रिवर वाटर का सैंपल लेंगे तो आपको अमीबा आराम से मूवमेंट करती हुई दिख जाएगी। Now this is parent cell. या तो आप इसको अमीबा बोल दीजिए या आप इसको पेरेंट सेल बोल दीजिए। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस अमीबा रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, अपनी ही जैसी और प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करना। ओके, जैसे एनिमल्स हैं, काउज हैं, डॉग्स हैं, प्लांट्स हैं, ऑल द लिविंग मॉइटी रिप्रोड्यूस, you know that all the plants, animals, you see अभी जो ब्रीडिंग सीजन है, you will see small piglets और जो डॉग के पपीज होती हैं, काउज होती हैं, तो they reproduce in which they produce the generation of their own kind. So this is amoeba. Now it will divide into 2 cells. This is one amoeba and it will divide into 2 cells. This process is known as binary fission, where one animal, amoeba is also animal which is microscopic. Okay, प्रोटोजोन्स होते हैं, तो जब भी हम लैब में मिलेंगे आप मुझे रिमाइंडर देंगे, तो हम ये प्रोटोजोन की स्लाइड्स लैबोरेटरी में देखेंगे। पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है। सो व्हाट हैपेंस, this amoeba will divide into 2 cells and such type of reproduction is known as binary fission. Okay, एक और होता है, वो होता है मल्टीपल फिशन। जैसे आपका जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, जो आपका मच्छर वाला, मलेरिया वाला जो मच्छर है, वो मल्टीपल फिशन होता है उसमें। मतलब एक प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल, मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। ऐसे तो जितनी बार मच्छर काटेगा मलेरिया हो जाएगा, मगर हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि हर बार हमें मच्छर काटा मलेरिया हो गया। एक्चुअली मच्छर जब आपकी बॉडी में एक प्रोटोजोन है जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, व्हेन दिस प्लाज्मोडियम इज व्हेन द बॉडी इज इन्फेक्टेड बाय दैट प्लाज्मोडियम, देन द डिजीज मलेरिया अकर्स। तब जो मच्छर काटने के लिए जो वेक्टर है, सो वेक्टर इज मॉस्किटो, जो मलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट है, पैथोजन है, प्लाज्मोडियम, वो मल्टीपल फिशिंग करता है। यहाँ पे मैं आपको बाइनरी फिशन बता रही हूँ जो अमीबा में होता है, विच इज अ प्रोटोजोन। देयर इज वन मोर प्रोटोजोन विच इज नोन एज प्लाज्मोडियम। ये भी प्रोटोजोन ही है, मतलब ये भी अमीबा की कैटेगरी में ही है, प्रोटोजोआ है, मगर यहाँ पे अमीबा इट इज डिवाइडेड फ्रॉम 1 to 2 सेल। Here one plasmodium will divide into multiple cells.
एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनेंगे। तो ये जो 4 क्वेश्चंस थे आपको करने थे, और मैं हमेशा बेटा जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि आपको आधे घंटे में 4 क्वेश्चंस करने हैं फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस पेपर को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। आप बुक में से आंसर आपको ढूंढ के लिखने हैं, ओके, एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दैट, ओके। नाउ विद दिस नोट आई विल बी कंटिन्यूइंग विद लेसन नंबर 4। कुछ बच्चे हैं उनका मैसेज आता है कि मैम हमको ये बात समझ में नहीं आई, या जो भी है बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, फ़ोन पे जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर करूँगी। अगर फिर भी नहीं रह पाता है तो पैनिक नहीं करेंगे, आप अपनी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को साइंस की बुक है उसके पीछे लिखते रहें कि एक एक बात लिख लें, मैं मैम से इस शब्द का मतलब पूछूंगा, ये बात पूछूंगा या पूछूंगी, तो आप बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे। आपको जितना आता है आप प्लीज़ उसको रेगुलरली करते रहेंगे, ओके। Now, so in our previous classes we have talked about अच्छा एक और इशू आया था कि मेरे पास मैसेजेस आए थे, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें आवाज़ नहीं थी, तो बच्चों का मैसेज आया था कि मैम आपकी वीडियो में ऑडियो नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं आ रही। तो कोई बात नहीं बेटा, ये टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो लेक्चर दोबारा रिपीट हो जाएगा, ओके। तो उस चीज़ के लिए भी आप परेशान नहीं होंगे। तो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ लिया था, मेटल्स की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली थी। फिर भी जैसे पेज नंबर 44 पे इंट्रो है, आई थिंक मैंने वो डिस्कस कर लिया था। सो नाउ आई बी स्टार्टिंग विद पेज नंबर 45। अगर नहीं किया था तो प्लीज़ लेट मी नो, पेज नंबर 44 भी दोबारा पढ़ लेंगे। बट आई थिंक दैट प्रीवियस टू प्रीवियस क्लासेस आई हैव इनिशिएटेड द टॉपिक। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग विद मेटलॉइड्स, ओके। सो मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स। सी व्हाट वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर इन विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Metals and non-metals. Okay, what is the difference between metals and non-metals? अगेन आप इसको डे टू डे लाइफ से करेंगे, कोरिलेट करेंगे। मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, उनमें आवाज़ आती है। और मैंने आपको सबसे अच्छा क्लासिक एग्जाम्पल क्या बताया था, जो आप हमेशा याद रखेंगे कि मेटल्स में से कौन सी आवाज़ आती है, सबसे अच्छी वाली आवाज़ जो आप लोग को सबसे अच्छी लगती है, किसकी? आपके स्कूल की बेल की। जब स्कूल की घंटी बजती है, पीरियड ओवर होता है, रिसेस होता है, छुट्टी होती है, तो वो आपको घंटी की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। वो किसकी बनी हुई है बेटा? वो कॉपर की बनी हुई है, ठीक है। तो आपकी जो स्कूल बेल है, आपकी जो साइकिल में बेल है, या आपके घर में जो यूटेंसिल्स हैं, मदर की ज्वेलरी है, एल्यूमिनियम फॉइल है, इनको आप कोरिलेट करेंगे तो मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं, वो चमकते हैं, तभी तो उनकी ज्वेलरी बनती है, शो पीसेस बनते हैं। मेटल्स लस्टरस होते हैं, शाइनी, लस्टरस मतलब शाइनी, लस्टर मतलब चमक। देन दे आर मैलिएबल, डक्टाइल। मेटल को बड़े बड़े तार में खींच सकते हैं, यानी आपके घर में जितनी भी बिजली की फिटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है, द वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर मेटल। इसके अलावा मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको शीट में हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपकी एल्यूमिनियम फॉइल। आप जो एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं खाना रैप करने के लिए, वो भी शीट है, ओके। जबकि नॉन मेटल्स ऐसी कोई प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं कर सकते। मेटल्स सॉलिड होते हैं, मतलब बड़े हार्ड होते हैं मेटल। अगर देखो, अगर मैं आपको कहती हूँ रबड़ को तोड़ो, प्लास्टिक को तोड़ो, प्लास्टिक को आप जल्दी से गर्म करके तोड़ दोगे, लकड़ी को हम थोड़ा सा मारते ही कट जाएगी, रबड़ कट जाएगा। मगर क्या मैं आपको बोलती हूँ एक लोहा देती हूँ और मैं आपको इसको कहती हूँ हैमर से इसको तोड़ो, तो आप कितनी बार भी हैमर मारेंगे जल्दी से आयरन नहीं टूटेगा, कॉपर है ये नहीं टूटेंगे, because they are very hard and solid. So these are the properties of metals and non-metals. Now on the top of the page, page number 45, we have metalloids. Metalloids are the elements which exhibit the property both of metal and non-metal. Metalloids, ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ये 10th में आता रहेगा, तो जिनका 8th में बेसिक क्लियर है उनके लिए चीज़ें आसान होंगी। सो प्लीज़ पे अटेंशन। द सेम टॉपिक अगर आप 10th की बुक भी उठाते हैं तो आप देखेंगे यही टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो अब आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा और अपग्रेड करें और अच्छे से आपको इनको समझना है। मेटलॉइड्स, दीज आर द एलिमेंट्स, these are the elements which exhibit the properties both of
मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स जैसी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी नॉन मेटल्स जैसी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड जर्मेनियम। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, बोरॉन है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप देखते हैं आपकी जो कुकिंग के जो आपकी कुकिंग है, चॉकलेट मेकिंग है, और जो कुछ सर्जरीज होती हैं उसमें भी हम सिलिकॉन को बहुत यूज़ करते हैं। या जो बेबी फीडर्स आते हैं, बेबी की बॉटल्स वगैरह हैं, उसमें हम सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही सेफ एलिमेंट होता है। सो दे एग्जिबिट बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन metal. Okay, now metals and non-metals. I'm reading here. Those who have book, please check out your book. From this to this, I'm reading on page number 45, first column. Metals and non-metals. Metals, the elements which are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductor of heat and electricity are called metals. Example: आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा ऑल आर मेटल। तो मैंने डिस्कस किया कोई भी एलिमेंट, ठीक है। अभी मैं आपको सपोज करें हम क्लासरूम में हैं, मैं यहाँ पे रबर, प्लास्टिक, वुड और आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम रखती हूँ। तो आपको मैं कहती हूँ इनमें से सेग्रीगेट करें कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं। तो मेटल्स क्या होंगे, देर आर सर्टेन एक्सेप्शन, जैसे मरकरी है, मरकरी इज लिक्विड। ओके, तो मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, आवाज़ करते हैं, शाइनी होते हैं, तार, उनको तार में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। और मेटल्स के एग्जांपल क्या क्या हैं, आयरन, लोहा, कॉपर। कॉपर के यूटेंसिल्स भी मिलते हैं, कॉपर में हम पानी, कॉपर के जग में हम पानी भी पीते हैं। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इनको हम ज्वेलरी में, आर्टिफैक्ट्स में यूज़ करते हैं। जिंक, लेड एक्सेट्रा। नाउ नॉन मेटल्स, जो these elements are brittle, non-lustrous, non-malleable, non-ductile and poor conductor of heat and electricity. For example, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, sulfur, phosphorus, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा नॉन मेटल्स। तो जो आपके नॉन मेटल्स होंगे ब्रिटल होंगे, जैसे कांच है, कांच है या कोई भी और एलिमेंट है। ओके, तो ये एलिमेंट्स क्या होंगे, ब्रिटल होंगे, गिरते ही टूट जाएंगे, इनमें चमक नहीं होगी, ये नॉन मेलेबल होंगे, नॉन डक्टाइल होंगे। ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपके जो बर्तन हैं, या आप देखेंगे कॉपर वगैरह के बर्तन हैं, उनमें हम खाना बनाते हैं एल्यूमिनियम में, तो आपका खाना पक जाता है। जबकि नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, so the examples are hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, sulfur, phosphorus, bromine, iodine etc. आयोडीन जो हम कंज्यूम करते हैं, आयोडाइज्ड नमक जिसको हम कहते हैं, तो ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं। So this much for today. And we will if I give you questions, so I have told you कि meanwhile जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं पुराने चैप्टर्स के रिवीजन के लिए आपको कुछ रिवीजन क्वेश्चंस दूंगी। उनको आपको पहले रफ कॉपी में करना है। फिर जैसे आपने जो कल जो मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे, आप आज मैंने आपसे वो डिस्कस किए हैं। होप यू गॉट देम ऑल। सो नाउ यू हैव टू जॉट डाउन दैन 4 क्वेश्चंस इन योर फेयर कॉपी। थैंक यू फॉर टुडे।